Now we will start compare of ionization enthalpy. दो मिनट वेट करना, लिंक डाल देते हैं। हम पढ़ रहे थे कंपेयर ऑफ आयोनाइजेशन एंथैल्पी। क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं कंपेयर करना। मान लो हमें लिथियम में, सोडियम में और पोटेशियम में कंपेयर करना हुआ, तो हमने कल बताया था कि जितना ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उतना ही ज्यादा आयोनाइजेशन एंथैल्पी होगा। सबसे पहले हम निकालेंगे नंबर ऑफ ऑर्बिट। नंबर ऑफ ऑर्बिट, ठीक है। तो नंबर ऑफ ऑर्बिट निकालने के लिए इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ेगा। तो यहाँ 3 इलेक्ट्रॉन, 11 इलेक्ट्रॉन और 19 इलेक्ट्रॉन, 2 और 1, 2 8 1, 2 8 8 1। अब देखो यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन, 3 ऑर्बिट, 4 ऑर्बिट। अब सोचना है हमें कि कौन सा इलेक्ट्रॉन ज्यादा अट्रैक्टेड है, ठीक है। जितना ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा उतना ज्यादा हमें एनर्जी लगाना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम नंबर ऑफ ऑर्बिट निकालेंगे। नंबर ऑफ ऑर्बिट या तो इक्वल आएगा या तो अनइक्वल आएगा, या तो इक्वल आएगा या तो अनइक्वल आएगा। तो देखो यहां पर नंबर ऑफ ऑर्बिट 2 3 4 आ रहा है, ठीक है। और यहां पर प्रोटॉन जो है इसको अट्रैक्ट कर रहा है, प्रोटॉन जो है इसको अट्रैक्ट कर रहा है। तो हम इसमें ये बोलेंगे कि जितना ये पास में रहेगा इलेक्ट्रॉन, इस प्रोटॉन का जितना वो पास में रहेगा उतना ही फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा और उतना ही उस इलेक्ट्रॉन्स को निकालना डिफिकल्ट होगा। यानी जितना ये छोटा रहेगा, ये भी बोल सकते हो, साइज में जितना छोटा रहेगा, यानी अगर नंबर ऑफ ऑर्बिट कम हुआ, नंबर ऑफ ऑर्बिट कम हुआ यानी डिस्टेंस कम हुआ, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा इस इलेक्ट्रॉन्स का प्रोटॉन के ऊपर। अट्रैक्शन ज्यादा होगा तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी भी ज्यादा होगा, यानी उस इलेक्ट्रॉन्स को निकालना उतना ही डिफिकल्ट होगा और इलेक्ट्रॉन्स यहाँ एनर्जी ज्यादा सप्लाई करना पड़ेगा। यानी अनइक्वल आएगा तो हम डिसीजन लेंगे कि नंबर ऑफ ऑर्बिट अगर कम हुआ तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा और आयोनाइजेशन एंथैल्पी भी ज्यादा होगा, ठीक है। तो इस केस में हम देखते हैं कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किसका ज्यादा है। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो ज्यादा है वो है लिथियम का, उसके बाद सोडियम का, उसके बाद पोटेशियम का, ठीक है। तो हम यहां पर बोल सकते हैं कि आयोनाइजेशन एंथैल्पी भी जिसका अट्रैक्शन ज्यादा है उसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना ज्यादा डिफिकल्ट है और लिथियम का ज्यादा होगा। यानी जितना छोटा साइज का होगा उतना ही इलेक्ट्रॉन्स निकालना मुश्किल होगा, बड़े वाला साइज में से इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल नहीं है। तो हम ये भी इसमें बोल सकते हैं कि टॉप टू बॉटम, क्योंकि ये टॉप टू बॉटम ही लिखा हुआ है, टॉप टू बॉटम साइज विल बी इंक्रीज,
ठीक है, साइज विल बी इंक्रीज, हेंस टॉप टू बॉटम साइज विल इंक्रीज, साइज बढ़ रहा है या नंबर ऑफ ऑर्बिट बढ़ रहा है, इसीलिए आसानी होगा इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकालना। तो टॉप टू बॉटम साइज विल इंक्रीज, हेंस आयोनाइजेशन इंथैल्पी विल डिक्रीज, hence ionization enthalpy will be decreased. Top to bottom size will increase, hence ionization enthalpy will decrease. Ionization enthalpy decrease होता है, hence ionization enthalpy will decrease. तो लिथियम का सबसे ज्यादा होगा, फिर सोडियम का, फिर पोटेशियम का, फिर इरिडियम का, देन सीजियम का। उसी तरह से अगर हम बात करें बेरिलियम का ज्यादा होगा, बेरिलियम के बाद मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम। तो टॉप टू बॉटम रेडियस बढ़ेगा, इसलिए इलेक्ट्रॉन्स को निकालना आसान होगा, इसलिए हमें आयोनाइजेशन एंथैल्पी जो है टॉप टू बॉटम डिक्रीज करेगा। ये बातें, पहला पॉइंट क्लियर हुआ, हाउ टू कंपेयर में। डू यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम टेलिंग? चलो इसको नोट डाउन कर लो। लिखून झालेला कि नहीं झालेला? सबने लिख लिया? या किसी को ही मैगी बनाना है 2 मिनट में? बात हो गई क्लियर? चलो हटा दो। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं कंपेयर करने के लिए। सेकेंड, अगर हम बात करें कि अगर हमें दे दिया जाए बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, 3 ही दे दिया जाए, तो हम सबसे पहले क्या निकालेंगे? नंबर ऑफ ऑर्बिट। तो 5 इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन, 7 इलेक्ट्रॉन, 2 3, 2 4, 2 5। हमने सबसे पहले नंबर ऑफ ऑर्बिट निकाला। ऑर्बिट निकालने के बाद हमने ये देखा कि ऑर्बिट सबका सेम आ रहा है। अगर ऑर्बिट सेम आए तब, इफ ऑर्बिट विल बी सेम, ऑर्बिट सबका सेम आ रहा है, तो हमें इलेक्ट्रॉन्स यहां से निकालना है। पाउज हाल है, तो इलेक्ट्रॉन यहां से निकालना है। तो अगर ऑर्बिट सेम है तो कहां जाएंगे? तो प्रोटॉन बुलाएगा कि मेरे पास आ जाओ, हम सॉल्यूशन बताते हैं। तो यहां पर 5 प्रोटॉन, लेकिन जब तक ऑर्बिट इक्वल नहीं होगा तब तक प्रोटॉन के पास नहीं जाना है। 6 प्रोटॉन, 7 प्रोटॉन। तो हम लिख सकते हैं कि अब इस प्रोटॉन में और इस इलेक्ट्रॉन में क्या होता है? अट्रैक्शन। तो हम बोल सकते हैं कि इफ ऑर्बिट विल बी इक्वल, इफ ऑर्बिट विल बी इक्वल, अगर ऑर्बिट इक्वल है, देन गो टू प्रोटॉन। प्रोटॉन के पास जाने के बाद क्या हम करेंगे? मोर प्रोटॉन, अगर प्रोटॉन ज्यादा होगा, जितना ज्यादा प्रोटॉन होगा उतना ही अट्रैक्शन क्या होगा? ज्यादा होगा, क्योंकि जितना ज्यादा प्रोटॉन होगा उतना ही मोर
फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, मोर प्रोटॉन मोर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। जितना ज्यादा अट्रैक्शन होगा उतना ही ज्यादा मोर आयोनाइजेशन इंथैल्पी होगा। यानी यहां पर हम जवाब प्रोटॉन से ले लेंगे कि जितना ज्यादा प्रोटॉन होगा उतना ही ज्यादा अट्रैक्शन होगा, उतना ही इलेक्ट्रॉन्स को निकालना डिफिकल्ट होगा। और हम यहाँ पर आएंगे इक्वल, अगर ऑर्बिट इक्वल आ गया तो हम जाएंगे प्रोटॉन के पास। प्रोटॉन ज्यादा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा, प्रोटॉन ज्यादा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा तो आयोनाइजेशन इंथैल्पी ज्यादा। अब इस केस में हम देख सकते हैं कि प्रोटॉन नाइट्रोजन के पास ज्यादा है, तो हम बोल सकते हैं कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किसके पास ज्यादा होगा, जिसका प्रोटॉन ज्यादा होगा, BCN। ठीक है, तो हम बोलेंगे कि आयोनाइजेशन इंथैल्पी बोरॉन में कम होगा, कार्बन में ज्यादा होगा, नाइट्रोजन में और ज्यादा होगा, तो BCN। हम लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं तो हम एक चीज कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि अगर हम लेफ्ट टू राइट जाएंगे, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन ए पीरियड, आयोनाइजेशन इंथैल्पी विल बी इंक्रीज। अगर हम लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो आयोनाइजेशन इंथैल्पी क्या होगा, इंक्रीज होगा। टॉप टू बॉटम जा रहे थे तो डिक्रीज हो रहा था, लेकिन उसका रीजन अलग था और इसका रीजन अलग है। लेफ्ट टू राइट जा रहे तो आयोनाइजेशन इंथैल्पी भी इंक्रीज हो रहा है, लेकिन रीजन अलग है। हम बोलेंगे प्रोटॉन इंक्रीज हो रहा है। प्रोटॉन अगर नहीं लिखा रहेगा तो न्यूक्लियर चार्ज लिखा रहता है। क्या लिखा रहता है, न्यूक्लियर चार्ज। क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज का मतलब ये हुआ कि न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहते हैं, न्यूट्रॉन तो चार्ज होता नहीं है, तो प्रोटॉन पे चार्ज ये होता है। बात हो गई होगी क्लियर। ये सेकेंड कंपैरिजन समझ में आया सबको। ये वाला जो चार्ट है पीरियोडिक टेबल से चलता आ रहा है, वही वाला है ये। लिखून झालेलो। ओके, अब मान लो कि हम प्रोटॉन के पास भी गए और प्रोटॉन बोला कि हमारे पास जवाब नहीं है, तो हम कहां जाएंगे। तो हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा ये है कि Mg का ज्यादा होगा कि Mg प्लस का ज्यादा होगा। अब हमें बात करना है इस दोनों में। तो सबसे पहले हम गए नंबर ऑफ ऑर्बिट निकाले। 12 इलेक्ट्रॉन है, 11 इलेक्ट्रॉन है, 282 281, कितने ऑर्बिट हो गए, 3 ऑर्बिट हो गया। कितने ऑर्बिट हो गए, 3 ऑर्बिट हो गया। ऑर्बिट आ गया इक्वल, तो इफ ऑर्बिट विल बी इक्वल देन गो टू प्रोटॉन। गए प्रोटॉन के पास, प्रोटॉन बोला मेरे पास 12 प्रोटॉन है, ये बोला मेरे पास भी 12 प्रोटॉन है। ठीक है, तो प्रोटॉन जब इक्वल हो जाएगा तो हम क्या करेंगे,
तो हम जाएंगे आउटर सेल के इलेक्ट्रॉन के पास। हम जाएंगे आउटर सेल के इलेक्ट्रॉन के पास। यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन है और यहाँ 1 इलेक्ट्रॉन है। मैं बोला था इसको तुम ऑब्जेक्ट समझ लेना। ऑब्जेक्ट 1 kg को ज्यादा खींचेगा, 2 kg को कम खींचेगा। तो हम ये बोल सकते हैं कि आउटर सेल में अगर इलेक्ट्रॉन कम हुआ तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ये 1 kg का है और ये 2 kg का है, इसमें अट्रैक्शन ज्यादा होगा। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा, आयोनाइजेशन एंथैल्पी भी ज्यादा होगा। यानी आउटर सेल में इलेक्ट्रॉन्स कम होंगे तो उतना ही ज्यादा अट्रैक्शन होगा। इसलिए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के बारे में बात करें तो mg से ज्यादा mg प्लस में होगा, mg प्लस में। इसीलिए आयोनाइजेशन एंथैल्पी यानी mg से निकालने से ज्यादा एनर्जी हमें mg प्लस में लगेगा। ठीक है, तो हम जाएंगे प्रोटॉन, अगर हमें नहीं सॉल्यूशन दे पाया तो हम जाएंगे आउटर सेल के पास। आउटर सेल के इलेक्ट्रॉन के पास जाएंगे। क्या सोचेंगे जाके हम ये सोचेंगे कि अगर आउटर सेल में कम इलेक्ट्रॉन है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा, इसीलिए आयोनाइजेशन एंथैल्पी ज्यादा होगा। बात हो गई होगी क्लियर? डू यू अंडरस्टैंड कि हम एक एक चीजें कैसे कैसे क्लियरिटी पे लाएंगे कि कहां पर हमें क्या चेक करना है, कहां पर क्या नहीं चेक करना है। कहीं पर प्रोटॉन डायरेक्ट मत चेक करने लग जाना, कहीं पर डायरेक्ट आउटर सेल का इलेक्ट्रॉन्स नहीं चेक करने लग जाना। स्टेप वाइज है, कब क्या फेल होगा तो कहां जाना है। लिख लिए सबने? तो ये इससे ज्यादा अब नहीं आएगा। अब ये नहीं फेल होगा, सर ये फेल होगा तो क्या करेंगे, ऐसा नहीं होगा। सबने राइट डाउन कर लिया ना? तो इससे पहले कि मैं क्वेश्चंस करवाऊं, मैं कुछ एक्सेप्शन के बारे में डिस्कस कर रहा हूं। ठीक है, एक्सेप्शन के बारे में डिस्कस करने के बाद तब क्वेश्चंस के ऊपर अटैकिंग होगा। तो ध्यान से समझो कि अगर हमने मान लो इलेक्ट्रॉन्स निकालते हैं, ठीक है, अगर इलेक्ट्रॉन्स निकालते हैं तो निकालने के पीछे पर्पस क्या होगा बताओ? अगर मान लो किसी एटम से इलेक्ट्रॉन्स निकालते हैं तो इलेक्ट्रॉन्स निकालने के पीछे पर्पस क्या होता है? क्यों इलेक्ट्रॉन्स निकाला जाता है? जानबूझ के या इलेक्ट्रॉन्स निकालने का रीजन क्या है? बताओ, इलेक्ट्रॉन्स रिमूव क्यों किया जाता है आउटर सेल से? टू कंप्लीट देयर ऑक्टेट और डुप्लेट और इज सुहा। तो ऑक्टेट और डुप्लेट कंप्लीट करके क्या होगा? ऑक्टेट और डुप्लेट कंप्लीट करके क्या होगा? स्टेबिलिटी। बिल्कुल जिक्सा सही बोली, उसको स्टेबिलिटी गेन करवाया जाता है। ऑक्टेट के अकॉर्डिंग क्या होता है? स्टेबिलिटी। तो कोई भी एटम में से इलेक्ट्रॉन्स इसलिए निकाला जाता है ताकि वो स्टेबल बन जाए। ऑक्टेट के अकॉर्डिंग, ऑक्टेट के अकॉर्डिंग क्या बन जाए? स्टेबल बन जाए। अच्छा, मान लो कोई चीज अगर पहले से स्टेबल है तो दुनिया का कोई भी चीज कहां से कहां जाना चाहता है? स्टेबल से अनस्टेबल में जाना चाहता है या अनस्टेबल से स्टेबल में आना चाहता है? दुनिया का कोई भी चीज क्या करना चाहता है? स्टेबल से अनस्टेबल जाना चाहता है या अनस्टेबल से स्टेबल में आना चाहता है? अनस्टेबल से स्टेबल में आना चाहता है। मान लो कोई चीज अगर पहले से स्टेबल में है और तुम इसमें से इलेक्ट्रॉन्स निकाल लो और इलेक्ट्रॉन्स निकालने के बाद वो अनस्टेबल बन जाए तो उस केस में वो कहेगा कि मेरे से इलेक्ट्रॉन्स निकालो? नहीं कहेगा ना।
तो अब देखो यहां पर ध्यान से, एक्सेप्शन के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो एक्सेप्शन इन आयोनाइजेशन एंथैल्पी, एक्सेप्शन इन आयोनाइजेशन एंथैल्पी। पहला एक्सेप्शन है कि इनर्ट गैस हैज द हाईएस्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी। क्यों ऐसा? बिकॉज इट हैज स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन। इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? स्टेबल होता है, ऑक्टेट कंप्लीट होता है। ठीक है, तो यहां पर अगर क्वेश्चन में पूछा जाएगा कि विच हैज हाईएस्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी, और ऑप्शन में दे दिया जाए सोडियम, दूसरा दे दिया जाए पोटेशियम, तीसरा नाइट्रोजन, चौथा अगर दे दिया जाए नियॉन, बिना सोचे समझे हम बोल देंगे कि नियॉन का होगा। इसमें दिमाग लगाने की, कंपेयर करने की जरूरत नहीं है, कोई नो नीड टू कंपेयर। ये हो जाएगा नियॉन, हाईएस्ट हो जाएगा नियॉन का। क्यों? क्योंकि इनर्ट गैस का कॉन्फ़िगरेशन है, ये ऑलरेडी स्टेबल होता है, इसको हम बोलते हैं किंग है ये। तो ये आयोनाइजेशन एनर्जी जो है सबसे ज्यादा होता है, ये पूरे पीरियोडिक टेबल में किंग है। और किंग का कभी भी कंपेयर कॉमन पीपुल से नहीं किया करते हैं। किंग इज किंग, ये किंग है, किंग इज किंग, नो नीड टू कंपेयर टू अदर कॉमन पीपुल। तो हम किंग का कंपेयर नहीं करते। क्यों किंग है ये? क्योंकि इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या है? स्टेबल है। ऑक्टेट क्या है? ये स्टेबल है। ठीक है, तो ये स्टेबल, अगर चार ऑप्शन में से एक भी ऑप्शन तुम्हें मिल जाए इनर्ट गैस का, तो बिना सोचे समझे उसका कंपेयर नहीं करवाना है, किंग को बाहर निकाल देना है। लेकिन अगर तुम्हारे पास क्वेश्चन आ जाए कि किंग और किंग में ही कंपेयर करवा दो, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, रेडॉन, अगर ये सब किंग है तो किंग और किंग में तो कंपेयर हो सकता है ना। तो फिर वही बात, टॉप टू बॉटम क्या होगा? डिक्रीज होगा। तो किंग किंग में तो टॉप टू बॉटम डिक्रीज हो जाएगा। लेकिन अगर चार ऑप्शन में से एक भी किंग आ गया तो उसका कंपेयर नहीं होगा। इट हैज द हाईएस्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी बिकॉज इट हैज स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन। और स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन में से तुम अगर बोलोगे कि नियॉन तुम्हारा ऑक्टेट कंप्लीट है, तुम एक इलेक्ट्रॉन्स लूज कर दो और तुम नियॉन प्लस बन जाओ, तो ये क्यों लूज करेगा? ये अनस्टेबल से कहां चला गया? सॉरी, स्टेबल से कहां चला गया? अनस्टेबल से चला गया अनस्टेबल में। इसके अच्छा खासा ऑक्टेट कंप्लीट थे, अब ये अनस्टेबल में चला गया, तो क्यों जाएगा ये? ठीक है, टॉप टू बॉटम साइज क्या हो रहा है? टॉप टू बॉटम आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है, क्योंकि जितना छोटा होगा उतना ही एनर्जी ज्यादा लगाना पड़ेगा उसको निकालने के लिए। लेकिन निकालने नहीं देगा। क्यों? क्योंकि स्टेबल है। अगर बोला जाए कि नहीं निकालो, तो अगर कोई बोलेगा कि नहीं निकालो, तो ये बोलेगा कि ठीक है निकालना है तो तुम निकाल सकते हो, लेकिन मेरे को बहुत ज्यादा एनर्जी सप्लाई करना पड़ेगा। मोर एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम आउटर सेल ऑफ इनर्ट गैस। मोर एंड मोर, तो नोट डाल के लिख लेना कि मोर एनर्जी इज रिक्वायर्ड, more energy is required to remove an electron from outer cell. More energy will required to remove an electron from outer cell. More ही नहीं, बहुत ही more. समझ लगा? तो दिस वन विल बी एक्सेप्शन नंबर 1। अगर चार ऑप्शन में से एक भी ऑप्शन, और मैं तुम्हें एक बात यहां बता दूं
कि इनर्ट गैस का मतलब केवल इनर्ट गैस ही नहीं, नियॉन ही नहीं नजर आना चाहिए। कोई भी एलिमेंट का अगर कॉन्फ़िगरेशन इनर्ट गैस के जैसा है ना तो भी इनर्ट ही माना जाएगा। कोई अगर जैसे Na+ है तो Na+ का उसका कॉन्फ़िगरेशन जो है नियॉन के जैसा हो जाएगा, तो उसको भी हम नियॉन मानेंगे, वो भी किंग बन गया है। तो एक कॉमन पीपल भी किंग बन जाता है अपना ऑक्टेट कंप्लीट करके। ये समझ में आ गया सबको? क्या आप समझे पॉइंट्स को? चलिए लिखिए जल्दी से। लिखून झालेला कि नहीं झालेला? सबने लिख लिया? चलो अब आते हैं एक्सेप्शन नंबर 2 पे। नाउ एक्सेप्शन नंबर 2, तो ध्यान से समझना, अलर्ट हो जाओ एक्सेप्शन नंबर 2 पे। एक्सेप्शन नंबर 2 जो है वो ये है कि अगर हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, तो हमने बताया था तुम्हें कि लेफ्ट टू राइट जाओगे तो इलेक्ट्रॉन्स निकालना उतना ही डिफिकल्ट होगा, ऐसा होना चाहिए था, और यहाँ मच मच ग्रेटर होगा। मच मच ग्रेटर क्यों होगा? क्योंकि ये इनर्ट है, इसका ज्यादा ही नहीं होगा, बहुत ज्यादा होगा। ठीक है, लेकिन हमने लेफ्ट टू राइट बोला था कि आयनेशन एंथैल्पी इंक्रीज होगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है। दो जगह गड़बड़ है, यहाँ गड़बड़ है और यहाँ गड़बड़ है। तो सही क्या है? तो सही ये है, लिथियम, बोरॉन पीछे चला जाता है, बेरिलियम आगे आ जाता है, फिर होता है कार्बन, फिर होता है ऑक्सीजन, फिर होता है नाइट्रोजन, फिर होता है फ्लोरीन, फिर होता है मच मच ग्रेटर नियॉन। तो ये दोनों में से ये आगे निकल जाता है और इस दोनों में से ये आगे निकल जाता है। सर क्या इसी पीरियड में होता है? नीचे नहीं होगा, उसमें भी होगा। लिथियम के नीचे सोडियम, अल्युमिनियम, बेरिलियम के नीचे मैग्नीशियम, सिलिकॉन, सल्फर, फास्फोरस, क्लोरीन, मच मच ग्रेटर आर्गॉन। तो यहां भी होगा मैग्नीशियम में और अल्युमिनियम में, सल्फर में और फास्फोरस में। ये एक्सेप्शन हमें यहां भी देखने को मिलता है। तो अगर तुम्हें बोला जाए कि लेफ्ट टू राइट क्या होता है तो तुम बोलोगे लेफ्ट टू राइट इंक्रीज ही होता है, लेकिन जनरली मतलब हम दो बीच में हमें प्रॉब्लम हो रहा है बट उसको हम नेग्लेक्ट कर देंगे। तो लेफ्ट टू राइट हमारा आयोनाइजेशन एंथैल्पी इंक्रीज ही करेगा। तो ऐसे अगर क्वेश्चन स्टेटमेंट बोलेगा आप बोलोगे इंक्रीज ही करेगा, लेकिन हमारे को एक्सेप्शन माइंड में होना चाहिए। यहाँ एक्सेप्शन है, यहाँ एक्सेप्शन है। अब बात रहा इस एक्सेप्शन का रीजन क्या है। रीजन क्या है तो पहले रीजन लिख लो, फिर मैं समझाता हूं। ठीक है, पहले रीजन लिख लो, टाइम होगा तो समझाएंगे। यहाँ पर नाइट्रोजन का ज्यादा है ऑक्सीजन से, इसलिए कि दिस वन विल बी हाफ फील्ड। तो हम लिखेंगे कि नाइट्रोजन हैज हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन। मैं समझाऊंगा, पहले लिख लो। नाइट्रोजन हैज हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन एंड ऑक्सीजन हैज अनफील्ड कॉन्फ़िगरेशन। अनफील्ड कॉन्फ़िगरेशन, अनफील्ड कॉन्फ़िगरेशन। नाइट्रोजन हैज हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन एंड ऑक्सीजन हैज अनफील्ड कॉन्फ़िगरेशन, एंड वी नो दैट हाफ फील्ड is more stable than unfilled, इसीलिए that's why more energy
will required, more energy will required to remove an electron from नाइट्रोजन, यानी नाइट्रोजन में से ज्यादा एनर्जी लगे। तुम लिख लो, मैं समझाऊंगा, ठीक है। तो समझाने के लिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तो इसको लिख लो। और तुम्हारा होमवर्क है, तुम क्वेश्चंस बनाना। रेडियस का बना लिए ना मटेरियल में से, लेवल 1 लेवल 2। तो तुम आयोनाइजेशन एंथैल्पी का क्वेश्चंस बनाना। सारा अभी अटेम्प्ट नहीं होगा क्योंकि पूरा पढ़ाया नहीं हूं मैं, बरोबर है क्या। तो जो तुम्हें लगे कि हम बना सकते हैं उसी को बनाना, और घबराने की बात नहीं है कि सर अभी और इसमें पढ़ाना बाकी है। तो नेक्स्ट क्लास में लगभग ये खत्म हो जाएगा, तो अब तुम कंप्लीट बनाओगे, ठीक है। तो अभी बहुत सारा चीजें इसमें बाकी है, बिना एक्सेप्शन का भी ये क्वेश्चंस बनेंगे भी नहीं। तो एक्सेप्शन को भी समझाऊंगा, अभी इसमें और भी एक्सेप्शन है, ठीक है। और इसमें IE1 IE2 फर्स्ट डायमेंशन एनर्जी, सेकंड डायमेंशन एनर्जी पढ़ाना बाकी है, तो वो हम नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, ठीक है। तो मैं वहीं पर समझाऊंगा तुम्हें इसका मीनिंग और आगे। तो अभी थोड़ा बहुत ट्राई करना अपने से, कंपेयर वगैरह जहां आए छोटा मोटा वहां पर कंपेयर करके देखना कि हमें क्वेश्चंस आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, ठीक है। नहीं भी आएंगे तो घबराने वाला बात नहीं है। नेक्स्ट क्लास में हम तुम्हें इसका थ्योरी करके क्वेश्चंस प्रैक्टिस करवाएंगे। ओके, थैंक्स टू ऑल।